हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10वीं विषय इतिहास पाठ 5 प्रसार माध्यम और इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रसार माध्यम और इतिहास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि प्रसार माध्यम यानी क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने कुछ पॉइंट लिख कर दिया हूँ, उस पॉइंट के हिसाब से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग देखो प्रसार माध्यमों का परिचय, प्रसार माध्यमों का इतिहास, प्रसार माध्यमों की आवश्यकता, प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन, उसके बाद में संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र। तो इस प्रकार से हमारे 4 पॉइंट के आधार पर हम विषय इतिहास का पाठ 5 के प्रसार माध्यम और इतिहास की जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों को पता है प्रसार माध्यम क्या होता है। तो प्रसार माध्यम का जो परिचय आप लोगों के लिए अननोन नहीं है, आप उसे पहचानते हैं। तो यहाँ पे प्रसार को पहचानने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक माध्यम है। तो यहाँ पर प्रसार माध्यमों के परिचय के माध्यम से आपको बताया गया है कि प्रसार मतलब दूर पहुंचना है, यानी जो जानकारी है वो दूर तक पहुंचाना। जिस प्रकार से हमारा डिस्टेंस एजुकेशन होता है, उसी प्रकार से हम प्रसार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को हमारे पाठ्यक्रम में मुगल शासक के दरबार की जानकारी दी जाती है कि जब मुगल शासक जब अपने दरबार में होते हैं, कोई जानकारी उसे जनता तक पहुंचाना है तो किस माध्यम से पहुंचाते होंगे वो। एक मुनादी गाँव जाकर ढिंडोरा वगैरह नगारा वगैरह पिटता है कि आप लोगों को राजा बादशाह ने ये जानकारी दी है, आपको दरबार वगैरह में आना है। इस प्रकार से वो मुनादी के माध्यम से जानकारी भेजता था। तो इस प्रकार से हो गया प्रसार। तो ये भी एक प्रकार से प्रसार प्रचार ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रसार का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो जानकारी हासिल की गई वो दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति से चौथे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रसार माध्यमों का परिचय के बारे में जानकारी मिल गई है। उसके बाद में आप लोगों का प्रसार माध्यमों का इतिहास। तो यहाँ पे प्रसार माध्यमों के इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि प्रसार माध्यमों का इतिहास कैसे क्या था। तो वो हमारे भारत देश में प्रसार माध्यमों का कैसे उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि जब मुगल शासक थे तो उनके टाइम पर न्यूज़पेपर या समाचार पत्र हुआ नहीं करते। जब वो अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में कदम रखा तो उन्होंने मुद्रण कला का आविष्कार किया और समाचार पत्रों का आविष्कार करके पूरे भारत देश को में फैलाया और वहां से हमारे भारत देश को उन्होंने प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के अग्रसर या कदम पर आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रसार माध्यमों इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो उनमें से पहले हम पहला पॉइंट समाचार पत्रों का पूर्व रूप इजिप्ट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को समाचार पत्रों का पूर्व रूप इजिप्ट में बताया गया कि इजिप्ट में उकेरे शिलालेखों रोमन समाज जो उनके जो जानकारी दी जाती थी वो शिलालेखों द्वारा उकेर कर, या एक उदाहरण के हिसाब से इजिप्ट सरकार अपने सरकारी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या जो जानकारी देनी होती है तो वो शिलालेखों में एक पत्थरों में पब्लिक पैलेस पे उकेर कर रख दिया जाता था ताकि पब्लिक उसे पढ़ सके। उसी प्रकार से रोमन साम्राज्य सरकारी आदेश लिखकर अलग अलग प्रांतों में भेजते थे। उसके बाद में जूलियस सीजर ने एक डायना नाम का एक डेली न्यूज़पेपर निकाला जिसे प्रतिदिन की घटनाएं के बारे में बताया जाता है कि जूलियस सीजर ने प्रतिदिन की घटनाएं कैसी होती है, क्या होती है, उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। वो एकता डायना के माध्यम से लोगों को वो जानकारी मिलती थी कि दिन में क्या क्या हो रहा है। तो ताजा खबरें या डेली न्यूज आप लोग समझ सकते हो उसे। तो जूलियस सीजर के द्वारा ये हुआ था। उसके बाद में बेंगल गजट के बारे में दिया गया है कि बेंगल गजट जो है भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 कोलकाता में जनरल एडवाइजर के नाम से जाना जाता है। इसका श्रेय जेम्स ऑगस्ट हिकी को जाता है। तो उन्होंने बेंगल गजट का नाम बाद में उसको चेंज करके दिया। पहले 29 जनवरी 1780 में उसका नाम कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर था, बाद में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने उसका नाम बदलकर बेंगल गजट रखा। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का
दर्पण। यहाँ पे आप लोगों को दर्पण के बारे में बताना चाहता हूँ कि दर्पण जो है बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण समाचार पत्र का आविष्कार किया था। इन्होंने अपने समाचार पत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों का अध्ययन किया और वो अपने समाचार पत्रों में ये सब की जानकारी देते थे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक की जानकारी वो ज्यादातर अपने समाचार पत्र में देते थे। उसके बाद में आपको प्रभाकर, तो प्रभाकर जो समाचार पत्र है उसके प्रणेता भाऊ महाजन थे। उन्होंने शुरू किया और फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में जानकारी हासिल की और अंग्रेजों के बारे में बताया कि किस प्रकार से अंग्रेज लोग सरकारी काम कैसे करते हैं या सरकार द्वारा जो भारत को गंदा वगैरह किया जा रहा था उनको स्वच्छता अभियान कैसे चलाना चाहिए, विधवा विवाह कैसे करना चाहिए, वो प्रभाकर बहु महाजन द्वारा बताया गया है। तो यहाँ प्रभाकर बहु महाजन के साथ साथ लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख और सामाजिक पुनर्जागरण के द्वारा इन्होंने शतपत्र नामक जो है 100 पत्रों का एक लेख लिखा था, जिसके द्वारा उन्होंने राज्य क्रांति के बारे में बताया था। उसी प्रकार से प्रभाकर जो है इन्होंने सब अंग्रेजों के खिलाफ जो भी हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को या भारतीय नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए वो अपने दर्पण समाचार पत्र में प्रकाशित करते थे। उसके बाद में आपका आ रहा है ज्ञानोदय। तो ज्ञानोदय 1842 में एशिया महाद्वीप के बारे में जानकारी पेपर में डाला गया। उसके बाद में 1851 में यूरोप के मानचित्र छापे गए और टेलीग्राफ 1852 में जो मशीन के द्वारा टेलीग्राफ शुरू होता था उन्होंने 1852 में शुरू किया और भारत में पहली रेल चली उसका उन्होंने चाकिया महोत्सव शीर्षक से ये अपने पेपर में प्रकाशित किया। उसके बाद में इंदु प्रकाश ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया और इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की जो चळवळ के बारे में जो उन्होंने जो आविष्कार किए या सुधारणा की गई उसके बारे में जानकारी दी और 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के बारे में उन्होंने अपने समाचार पत्र में छापे। और उसके बाद में बहुजन समाज का जो दीनबंधु कृष्णराव भालेकर जो फूले के जो सहकारी दोस्त मित्र थे उन्होंने भी इसमें जानकारी दी किस प्रकार से विधवा विवाह करना चाहिए और अछूतों को उनके हक दिलाना चाहिए, वो भी है ज्ञानोदय में छापे गए। उसके बाद में आ रहा आपका केसरी और मराठा। केसरी और मराठा 1881 में गोपाल गणेश आगरकर व लोकमान्य तिलक इसके संपादक थे। उन्होंने देश की दशा और भाषा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने देश में किस प्रकार से क्या चल रहा है, देश को स्वच्छ कैसा करना चाहिए, देश में अंग्रेज लोग अपने ही भारतीय लोगों को पढ़ा लिखा कर उनको अपना कैसा गुलाम बनाते हैं तो उनके अगेंस्ट कैसे क्रांतिकारी आंदोलन चलाना चाहिए, उनको कैसे जगाना चाहिए। तो उन्होंने पुनर्जागरण के द्वारा केसरी और मराठा समाचार पत्रों में छापना शुरू किया। उनका कहना था कि देश की दशा व भाषा को लोगों ने समझना चाहिए। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का पत्र पत्रिकाएं। तो पत्र पत्रिकाएं आपको पता है 50 वर्ष 100 वर्ष वगैरह, द्विमासिक, त्रिमासिक, साप्ताहिक, तो ये सब पत्रिकाएं वगैरह का आविष्कार किया जाता था। और उसके बाद में जो हमारे जितने भी रजत जयंतियां वगैरह मनाए तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बताया जाता था। उसके बाद में आ रहा है आप लोगों का वेब पत्रकारिता। तो वेब पत्रकारिता आपको पता है कि वेब पत्रकारिता में ज्यादा अंग्रेजी न्यूज या वेब पोर्टल्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह ये सब वेब पत्रकारिता में आता था। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का आकाशवाणी। तो आकाशवाणी आपको पता है, आकाशवाणी जो है रेडियो, AIR ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पर आप लोगों को आकाशवाणी जो अंग्रेजों ने ISDS 1924 में इसका नाम दिया और बाद में 8 जून 1936 को उसका नाम चेंज होकर कवि पंडित नरेंद्र शर्मा ने आकाशवाणी नाम रखा। और इस आकाशवाणी में 24 भाषा और 146 बोली भाषा बोली जाती थी। ये बताइए जो प्रोग्राम वगैरह होते थे इनमें रेडियो मिर्ची सबसे आगे था। उसके बाद भी हो गया आप लोगों का आकाशवाणी। आकाशवाणी के बाद में आता हमारा दूरदर्शन, DD। तो यहाँ पे दूरदर्शन के बारे में बताया गया है कि दूरदर्शन के द्वारा
जो एक्चुअली में जो होता है हुबहू जो दिखता है सचमुच का होने वाला वो सब प्रोग्राम के माध्यम से दूरदर्शन में दिखाया जाता था। यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत एक खोज में जो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम इतिहास आदिवासियों के भारत में कहाँ का पिछड़ी जाति वगैरह वो जानकारी ये दूरदर्शन द्वारा भारत एक खोज के सीरियल के माध्यम से बताया था। उसके बाद रामायण महाभारत और राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सीरियल्स वगैरह बनाया। यहाँ तक कि जब दूरदर्शन में रामायण वगैरह आता था तो पूरे भारत देश में सन्नाटा छाया था। सब के सब दूरदर्शन में जाकर अपने घरों में बैठ जाते दुबक जाते थे। इस प्रकार से यहाँ पे दूरदर्शन ने हमें घरों में कैद करने का काम किया और हम टाइम टेबल के हिसाब से दूरदर्शन वगैरह देखा करते थे। तो यहाँ पे दिया गया है कि दूरदर्शन 15 सितंबर 1959 में इसका आविष्कार किया गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन के नाम से उसका उद्घाटन किया और महाराष्ट्र में 1 मई 1972 में स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। उसके बाद में 1991 में विदेशी चैनलों की भरमार होगी। आज केबल चैनल्स वगैरह आप लोग देखते होंगे तो उसमें नेशनल चैनल, डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, यहाँ पे अंग्रेजी चैनल की भरमार है। आज भी हर एक व्यक्ति 100 चैनलों से ज्यादा चैनल देखता है। तो इस प्रकार से हो गया आप लोगों का प्रसार माध्यमों का इतिहास। उसके बाद में प्रसार माध्यमों की आवश्यकता। तो प्रसार माध्यमों की आवश्यकता क्यों है हमें? तो आज हम प्रसार माध्यमों के द्वारा हर प्रकार की जानकारी हासिल करते हैं, जिनमें इतिहास रचने वाला या जो संपादक होता है, संपादकीय लेख वगैरह, स्तंभ वगैरह जो लेख लिखा जाता है। तो प्रसार माध्यमों में जो डेली न्यूज किस प्रकार से हो जाती है, एक स्तंभ के द्वारा उसको पकड़ रखने के लिए जो श्रोता वगैरह जब पढ़ते हैं, सब जानकारी हासिल करते हैं, तो उनके हिसाब से प्रसार माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्रसार माध्यम के द्वारा हम आज भी डेली न्यूज वगैरह, समाचार पत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं और उससे हम जुड़े रहते हैं। उसके बाद में आप लोगों का प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारियों का विश्लेषणात्मक आकलन। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि प्रसार माध्यमों में जो जानकारी दी जाती है, ऐसा नहीं कि वो सही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जानकारी गलत वगैरह होती है, तो हमने आंखें मूंद कर उसे सच नहीं मानना चाहिए, उसे पहले जांच पड़ताल करना चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति ने एडोल्फ हिटलर की दैनंदिनी की प्रतियां, जाली प्रतियां का ढूंढ कर निकाला और उसे बताया कि एडोल्फ हिटलर के हाथ की बनाई हुई है। इस प्रकार से उन्होंने एक समाचार पत्र को भेज दिया। फिर उन्होंने वो छापने के बाद में पता चला कि वो दैनंदिनी जो भी है उनकी प्रतिलिपि, उनके हाथ की लिखी हुई प्रतिलिपियां वो सब जाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को प्रसार माध्यम द्वारा जो प्राप्त होने वाली जानकारी वो सही है या गलत है, उसकी जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों का संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र। तो यहाँ पर प्रसार माध्यम द्वारा हर प्रकार से इससे संबंधित सभी व्यवसाय अच्छा होता है। तो आप लोग इसे न्यूज़पेपर वगैरह बना सकते हैं, उसमें काम करते हैं। प्रेस रिपोर्टर वगैरह आप लोग देखते होंगे। आज हमारे प्रसार माध्यम यानी आज हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाचार पत्र को, मीडिया को माना जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ये होता है। तो इनसे संबंधित व्यवसाय के क्षेत्र बहुत खुले हुए हैं। तो आप लोग रिपोर्टर वगैरह बन सकते हैं, न्यूज चैनल वगैरह खोल सकते हैं, टीवी वगैरह में एंकरिंग वगैरह कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के जो भी है इससे आप लोग काम वगैरह चला सकते हैं। तो यहाँ पे विश्लेषणात्मक आकलन के द्वारा इतिहास के बारे में बताया गया है किस प्रकार से ये जो स्तंभ है इतिहास कैसी जानकारी हासिल करते हैं। संपादकीय लेख, दिन विशेष, समीक्षा, समाचार और स्तंभ। इस प्रकार से आप लोग संबंधित व्यवसायिक क्षेत्रों में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं और उसमें अपनी कमाई धमाई वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया कि समाचार पत्र लोकतंत्र एक चौथा स्तंभ है, लेकिन आज हमारी जो मीडिया है आज हमारे लिए पूरी जहर उगल रही है। तो आज हमारे जो भी मीडिया प्रचार माध्यम के द्वारा हमारे दिलो दिमाग में जहर घोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों ने जो भी प्रसार माध्यम की जानकारी है उसका विश्लेषणात्मक आकलन करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों ने प्रसार माध्यम और इतिहास देखा है। थैंक यू।